नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटीज। तो हीट कैपेसिटी मीन्स Cp एंड Cv मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। तो फर्स्ट लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस। तो हम पहले हीट कैपेसिटी इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हीट कैपेसिटी इक्वेशन इज जनरली रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे, एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर उस जनरल इक्वेशन से वी विल सी हाउ फ्यू कंक्लूजन्स कैन बी डिस्कस्ड, ठीक है ना, विच आर वेरी यूजफुल। फिर हम देखेंगे हीट कैपेसिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम है या यूपीएससी का जो फिजिक्स का ऑप्शनल एग्जाम होता है, आप उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देन वी विल सी फाइनली रिलेशनशिप बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटीज। तो एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना, तो वो हम निकालेंगे। सो दिस रिलेशनशिप इज can be found using heat capacity equation, ठीक है। so this is what we have to discuss today. so it's a very simple thing, nothing complicated. तो जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप हमने पढ़ना है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल रिलेशंस की मदद से। तो जब मैं रिलेशनशिप कहता हूँ ना बिटवीन Cp एंड Cv, तो देन इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv, ये हमें निकालना है। तो एक जनरल इक्वेशन आती है हमारे पास, ठीक है ना, क्या आती है, एक जनरल इक्वेशन आती है। तो वो जनरल इक्वेशन से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। हम आइडियल गैस का केस निकाल सकते हैं ना। आइडियल गैस के केस में ये जो Cp माइनस Cv है, जो रिलेशनशिप है, इसी को हम हीट कैपेसिटी इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या आएगा, ठीक है। हम रियल गैस के लिए निकाल सकते हैं। रियल गैस मीन्स वंडरवॉल गैस, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रियल गैस, वो निकाल सकते हैं। या हमारे पास कोई और सब्सटेंस है, ठीक है ना, उसकी हमें कोई इक्वेशन दे रखी है उस सब्सटेंस की, तो उसके सब्सटेंस के लिए भी हम Cp माइनस Cv निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता होगा Cp माइनस Cv आइडियल गैस के लिए क्या आता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR, ठीक है ना, ये आइडियल गैस के लिए आता है। तो ये मेयर्स फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। तो ये मेयर्स फॉर्मूला भी ही क्या है, हीट कैपेसिटी इक्वेशन फॉर परफेक्ट गैस। समझ में आया, ये चीज़ है, ठीक है। तो हम आज हमारा मेन काम होगा एक जनरल फॉर्मूला निकालने का। यूजिंग दैट जनरल फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट हीट कैपेसिटी इक्वेशन, है ना, फॉर आइडियल गैस, फॉर सम सब्सटेंस, है ना। इट डजेंट मैटर व्हाट दैट सब्सटेंस इज, इफ इट हैज सम इक्वेशंस, है ना। फॉर एग्जांपल इट कैन बी सम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना, कोई पीवीटी सिस्टम को फॉलो कर रहा है कोई सब्सटेंस, वो या कोई रियल गैस है, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जनरल इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, फर्स्ट लेट अस कंसीडर एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एंट्रोपी को हमने क्या, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या मान लिया, सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं इसका जो डिफरेंशियल होगा मैं कैसे लिखूंगा, ds इज इक्वल टू, है ना, तो एंट्रोपी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये केस हमने कर लिया सिंपली। अब कुछ नहीं करना है, दोनों साइड यदि मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, डेल एस अपॉन डेल टी, पी कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको मैं करूंगा टाइम के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये टर्म मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा, ये टर्म कांस्टेंट होगी, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। समझ में आया सिंपली। अब देखो, अब मैं दोनों साइड टेम्परेचर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं टेम्परेचर की मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों साइड यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी, तो सिंपली ये है। तो मेरे पास देखो हीट कैपेसिटी जनरली क्या होता है, हीट कैपेसिटी डेल क्यू अपॉन में डेल टी तो होता है, ये होता है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डेल एस अपॉन में डेल टी। तो जब मैं हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करूँगा, तो मेरा कहने का मतलब हो गया क्या, ठीक है, यानी मैं डेल एस अपॉन में डेल टी पी की बात कर रहा हूँ। तो ये टर्म मेरे पास क्या बनेगी, Cp, और ये टर्म मेरे पास क्या बनेगी, Cv। तो देखो इसको सिंपली Cp लिखा और इसको Cv, और बाकी हमने सब कुछ क्या कर दिया, एज इट इज़ रखा है, कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है ना। सिंपली अब इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो मेरे पास Cp माइनस Cv क्या आ गया, Cp माइनस Cv है टी डेल एस अपॉन में डेल वी टी, है ना, डेल वी अपॉन में डेल टी पी। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। अब याद क्या, आप सिंपली यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं ना, वो फटाफट आपको ये इतना कैपेबल हो जाने चाहिए कि जल्दी से हम इस चीज़ को निकाल सके, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हीट इक्वेशंस। तो ये भी क्या, हीट इक्वेशन ही तो है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप भी हम कह सकते हैं, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम इसको फर्दर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम मैक्सवेल रिलेशन की मदद से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या टर्म लिखी हुई है, मेरे पास यही तो लिखा हुआ है डेल एस अपॉन में डेल वी अपॉन में टी। तो मैक्सवेल इक्वेशन याद होनी चाहिए। देखो क्या लिखेंगे, देखो स्पेशल तो यहाँ क्या आएगा, प्रोग्राम ऑन टी है ना, देखो SPTV, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। तो देखो ये हमने सिंपली ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, समझ में। देखो क्लॉकवाइज चला है तो पॉजिटिव टर्म आ गई, तो नहीं मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ डेल पी अपॉन में डेल टी। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख दिया मैंने, देखो
ये टर्म बिल्कुल एज इट इज़ है, इसको मैंने डेल पी अपॉन में डेल टी लिख दिया और ये टर्म बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन में डेल टी, ठीक है, वॉल्यूम, और ये मेरे पास डेल वी अपॉन में डेल टी पी, ये आ गया। तो देखो काफ़ी सिंपल इक्वेशन बन गया। तो ये क्या है, रिलेशन ही तो है ना, ये क्या है, रिलेशन हमारे पास है बिटवीन हीट कैपेसिटीज। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये पूछ लेगा, आपको ये पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन में से बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट कैपेसिटी रिलेशन। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप फर्दर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं मेरे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये होता है। तो मैं वी को उधर ले जाऊंगा, तो इस टर्म की जगह में मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा वी टी, फिर ये टर्म बची एज इट इज, तो डेल पी अपॉन में डेल टी और ये वी, ठीक है। तो मेरे पास सी पी माइनस के सी वी आ गया, हो गया सिंपल, है ना, समझ में आया। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है और फिर आसानी से आप कर पाओगे। तो हमारे पास देखो ये आ गया, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब ध्यान से देखो, अब फर्दर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो प्रेशर जो है ना, इसको हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना। तो इट मीन्स प्रेशर जो है, प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। एक टर्म हमारे पास बची, अब क्या बची, वॉल्यूम। तो हम ये टर्म निकाल सकते हैं यूजिंग प्रेशर, कंस्टिट्यूट प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। समझ में आया कैसे लिखा मैंने। अब मैं यदि यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी, है ना, वॉल्यूम में कॉन्स्टेंट रखता हूँ। नाउ वी विल डिफरेंशिएट डेल पी अपॉन में डेल वी, ठीक है। टेम्परेचर मैंने कर दिया कांस्टेंट, समझ में आया। अब फॉर आइसोबोरिक प्रोसेस, तो आइसोबोरिक प्रोसेस की यदि मैं बात करूं तो उस केस में ये टर्म 0 हो जाएगी मेरे पास। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो डेल पी अपॉन में डेल टी, ठीक है ना, वी। देखो ये टर्म है ना, ये मैं इसको इधर यदि मैं लेकर आऊँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के डेल पी अपॉन में डेल वी टी और डेल वी अपॉन में डेल टी, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, ये मैं लिख सकता हूँ, समझ में आया, ठीक है। अब इन दोनों के इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, सिंपल, ये मैंने लिखा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं किया। तो देखो यही तो चाहिए था मुझे, ये मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो टर्म थी सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू, देखो अल्फा वी, या इसको मैं अल्फा वी टर्म को आप अभी रहने दो, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है ना, टी टर्म है, ठीक है ना, लेट्स लुक, टी टर्म इज देयर, ठीक है ना। और डेल पी अपॉन डेल टी की पूरी टर्म मैं लिख सकता हूँ, तो माइनस आ जाएगा, और ये मैं यहाँ पर डेल पी अपॉन में डेल वी टी, ये भी टर्म आएगा, एक और ये टर्म मेरे पास है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, डेल वी अपॉन में डेल टी का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और फर्दर और इसको लिखना चाहो तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, इसको मैं अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये मेरे पास डेल पी अपॉन में डेल वी टी, ठीक है, कोई डाउट है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप ये देखने से लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल इक्वेशंस है। तो इसी को, इस वाली टर्म को ही हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो करके, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो से दिस इज वन हीट कैपेसिटी इक्वेशन, ठीक है ना। वो एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया बस उससे आपको फर्दर सोल्व करके बता देना है, समझ में आई चीज़ें। तो ये हमारे पास है, तो दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी इक्वेशन बोलते हैं। एंड इट कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव रिलेशंस इन थर्मोडायनेमिक्स। अब कैसे, अब ध्यान से इस चीज़ को देखना है आपको, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, है ना, हम इसको लेट अस क्रिएट सम स्पेस। अब देखो गौर से, अब ये सी पी माइनस सी वी है, ठीक है। अब डेल पी अपॉन डेल वी का मतलब देखो क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल वी, इसको रहने दीजिए, डेल पी अपॉन में डेल वी, ठीक है। तो डेल पी अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी मतलब जो नॉन सब्सटेंस हमारे लिए होता है उसमें जनरली क्या होता है, यदि आप वॉल्यूम बढ़ा दो तो क्या होता है, सब्सटेंसेस की वॉल्यूम बढ़ाने से पार्टिकल से दूर दूर चले जाते हैं और प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो जब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर जनरली क्या हो जाएगा, कम। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। जनरली ऐसा होता है, जनरल केसेस, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये टर्म नेगेटिव आएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, तो पूरी टर्म क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये टर्म नेगेटिव आ रही है, एक नेगेटिव टर्म यहाँ आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी पी माइनस सी वी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, समझ में आया। तो ये नेगेटिव रहेगी फॉर ऑल सब्सटेंसेस, ये स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये डिफरेंस पॉजिटिव आने का मतलब है सी पी हमेशा ज़्यादा होगा सी वी से, ठीक है।
देखिए प्रूफ हम हमेशा बता सकते हैं यदि पूछा जाए हमसे डिटेल में कि प्रूफ करो कि सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी, और आपसे 7-8 नंबर में क्वेश्चन पूछ ली। जनरली यूपीएससी के फिजिक्स का जो ऑप्शनल एग्जाम पेपर होता है मेंस में, उसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं यदि आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखो, ठीक है। तो समझ में आया, तो सीपी कैन नेवर बी लेस देन सीवी, हमेशा बड़ा होगा। एक तो यहाँ से हमने मैथमेटिकली देख लिया इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं। देखो फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड की यदि बात करें तो जनरली क्या होता है, देखो ये वाली टर्म पर ध्यान दो, डेल वी अपॉन में डेल टी। प्रेशर को हमने क्या रखा, कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में क्या फ़र्क होगा, देखो प्रेशर में सेम रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन बहुत स्मॉल, ना के बराबर। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। वाइल कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज इन वॉल्यूम डेफिनेटली, बट जो इंक्रीमेंट होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। और ऊपर से उस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो वो टर्म और छोटी, जैसे मान लीजिए अब मान ली मेरे पास कोई आयरन रोड है ना, आयरन रोड का वॉल्यूम सपोज पहले मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो हो सकता है बाद में टेम्परेचर बढ़ाने से 5.27 हो जाए या 5.37 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, है ना, लेट अस अज्यूम, ऐसा हो सकता है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 0.37 का ही तो हुआ लगभग, तो बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो जो डिफरेंस है ना ये स्मॉल ही आता है, ऊपर से स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। तो हम जब इसको जीरो ले लेंगे, सॉरी यहाँ ध्यान से देखो, ये स्मॉल आ गया, लेकिन ये जीरो कब होगा, अब ये जीरो ध्यान से देखना। यदि आपने वाटर का केस पढ़ा हो तो मैंने वाटर के केस में भी बताया था आपको क्या, कि वॉल्यूम जो होती है, ठीक है ना, जो वेरिएशन होता है वॉल्यूम का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास ये केस आता है, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के केस में ना जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटती है हमारे पास, ठीक है, समझ में आया। तो उस केस में डेल वी बाई डेल टी जो है, ठीक है ना, ध्यान से देखो ये क्या लिखा मैंने पी, तो ये टर्म क्या है, घट रही है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लेकिन एट 4 डिग्री सेल्सियस स्लोप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो जीरो आएगा। समझ में आया, कब, एट 4 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर, तो ये डेल वी अपॉन डेल टी क्या आएगा, 0, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये मैंने प्रीवियसली आपको बताया था जब एनोमलस बिहेवियर मैंने आपको पढ़ाया था वाटर का, ठीक है। तो उस केस में एग्जाम में आपसे पूछेगा ना वाटर के लिए, है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस सीपी किसके इक्वल होगा, सीवी के इक्वल होगा, क्योंकि ये टर्म तो उधर जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये टर्म ये स्लोप दिखाएगा ना, डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो सीपी विल बी इक्वल टू सीवी व्हेन फॉर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो जीरो केल्विन पर क्या होगा, तो देखो ये टर्म भी टेम्परेचर का प्रोडक्ट है ना पूरा, तो ये टर्म मैं जीरो कर देता हूँ, तो सी पी माइनस सी वी विल टेंड्स टू जीरो, तो सी पी माइनस सी वी विल टेंड्स टू जीरो, या मैं कह सकता हूँ सी पी विल बी इक्वल टू सी वी, समझ में आया, है ना, सी पी विल टेंड्स टू सी वी, नॉट इक्वल टू वी विल से, सी पी विल टेंड्स टू सी वी, ठीक है, एज वी अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो। ध्यान रखना, देखो इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों का, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, तो ठीक है ना। तो मतलब वैसे तो हम नॉर्मली देखें तो बोथ हैव द सेम मीनिंग, इन दोनों को बात कर रहे हैं सेम मीनिंग, लेकिन सबटली देखें तो दीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी क्या होगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है ना, दे विल अप्रोच टू सम सेम वैल्यू, और ये एक्सपेरिमेंट से भी हम कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में बेसिकली आप पढ़ोगे, समझ में आया। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी है। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो हमारे पास देखो क्या आया था, हमने ये तो प्रूफ किया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना, डेल पी अपॉन में डेल वी, और ये डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमने प्रूफ किया। अब इसको ना किसी भी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के लिए हमें वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी के टर्म्स में दिखाना है, तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्यों, देखो हम जानते हैं अल्फा क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। तो यहाँ से देखो मैं निकाल सकता हूँ क्या, मेरे को ये तो टर्म चाहिए, तो डेल वी अपॉन में डेल टी, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्क्वायर कितना मिल गया, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर मिल गया, है ना, यही तो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी होती है। बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेरे पास क्या होगी, देखो, है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम व्हेन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये होती है ना, -1 अपॉन वी डेल वी अपॉन में डेल पी, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है ना, सेकेंड बुक में का फर्स्ट चैप्टर जो बेसिकली है, समझ में आया। तो ये आइसोथर्मल क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंज ही होते हैं, प्रेशर जब अप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम घट जाती है ना, तो ये है, इसलिए माइनस साइन लगता है यहाँ पे। तो मेरे को डेल वी अपॉन डेल पी चाहिए, तो ये डेल वी अपॉन में डेल वी पी चाहिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये मेरे पास माइनस के वी बीटा टी आ जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे तो मेरे को उल्टा है, इन्वर्स कर दूंगा तो मेरे पास सी बी माइनस सी वी क्या आएगा, सी बी माइनस सी वी तो चाहिए माइनस टी, मैं ये लिखूंगा, ये टर्म क्या आएगी मेरे पास उल्टा करने, ये डेल पी अपॉन वी है, ये वी अपॉन डेल पी है, तो ये माइनस वी और ये क्या आ जाएगा बीटा टी, और ये टर्म मैंने अभी भी निकाल लिया अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, तो सी बी माइनस के सी वी मेरे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये अल्फा स्क्वायर, ये वी स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में, अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये वी स्क्वायर में नहीं लिखूंगा है ना, क्योंकि वी से वी एक कट जाएगा, समझ में आई चीज़ें, ये आएगा टी और नीचे क्या आ जाएगा बीटा, समझ में आई चीज़ें। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ, क्या प्रूव हुआ है, जो रिलेशन है हीट कैपेसिटी इक्वेशन की, मतलब हीट कैपेसिटी इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। और हम इसको फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हैं, सी पी माइनस सी वी जो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर वी टी, और मैं इसको ई टी भी लिख सकता हूँ। ये क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है ना, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये मैंने इनिशियल लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो सारी चीज़ें खुद फॉलो करने लगती है। तो ये वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को ना मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और जब ये एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया, टेम्परेचर पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता हम कर ही सकते हैं, तो ये दोनों टर्म जब एक्सपेरिमेंटली मेजर हो गई तो सी पी माइनस सी वी में से मान लो मुझे सी पी पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सी वी निकाल सकता हूँ, या सी ये पता है तो सी पी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ सी वी कैन बी इजिली डिटरमाइंड वंस वी नो सी पी, या वाइस वर्सा, समझ में। तो काफ़ी सिंपल है, बस कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया सी पी माइनस सी वी जो है क्या है, अल्फा स्क्वायर वी टी अपोन में हमारे पास क्या था बीटा, ये आया है, ठीक है। तो ये हमने, अब हमसे पूछ क्या कह रहा है, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, देखो ये तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है ना, और एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे, इससे बीटा एस, और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को बीटा टी, ठीक है ना, समझ में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, हम इसको इस रिलेशन को इसलिए हमें लिखना है कि हीट कैपेसिटी इक्वेशन की मदद से, ये तो हमने प्रूफ कर ही लिया, तो इस डिफरेंस को हमें ये शो करना है। तो देखो काफ़ी सिंपल है, कैसे हम जानते हैं, देखो जो सी पी अपोन में सी वी होता है, ठीक है ना, समझ में आया, ये किसके इक्वल होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और हम ना इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये जो होता है ना, हम इसको आइसोथर्मल क्या है ये, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ओ सॉरी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अपोन में आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ये रेशियो होता है इक्वल, ये मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में बताया था और ये प्रूफ भी कराया था, ठीक है। और हम इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं जानता हूँ आइसोथर्मल जो वो सॉरी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी, तो ये लिखूंगा, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, तो मैं ये लिखूंगा, समझ में आया। तो ये होता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये पूरी रिलेशन होती है, ये मुझे ध्यान है, मैंने प्रूफ भी कराया जब मैं इनिशियली थर्मल फिजिक्स मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब ये टर्म आपको याद पता है तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखो सी पी माइनस सी वी में मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड यदि डिवाइड करता हूँ किस चीज़ से, मैं आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए सी वी से, तो मैं सी पी अपोन में सी वी माइनस के 1 है ना, यहाँ डिवाइड करूँगा तो मैं इसको यहाँ क्या लिखूँगा अल्फा स्क्वायर वी टी अपोन में सी वी, और ये मेरे पास क्या जाएगा बीटा, समझ में। इसको मैं क्या लिखूंगा गामा, तो ये मेरे पास गामा माइनस के 1, तो ये अल्फा स्क्वायर वी टी, ठीक है, और ये सी वी वी टी आ गया मेरे पास, समझ में आया, ठीक है। अब गामा मैंने सी पी अपॉन सी वी को गामा लिख लिया, या सी पी अपॉन सी वी को आप ये लिख लो ना सीधा, गामा लिखने की आवश्यकता नहीं, ये लिखे आप, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बी टी अपॉन में बी एस माइनस के बीटा है ना, ये अल्फा स्क्वायर वी टी अपॉन में सी वी बी टी, ठीक है ना, समझ में आया। अब और अब फर्दर क्या करो, जब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बी टी माइनस के बी एस, ठीक है, समझ में आया, एल्शियम ले लिया ना, ये मेरे पास अब बी एस अपॉन में बी टी अल्फा स्क्वायर वी टी, और ये मेरे पास क्या आ गया सी वी, ठीक है। अब सी वी मैंने ये लिखा, अब देखो और इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, तो बीटा माइनस के बी एस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा 1 अपोन में 1 अपोन गामा होगा, या ये हाँ मेरे पास सिंपली क्या होगा 1 अपोन में गामा, ठीक है, ध्यान है आपको, ये हमने बताया। देखो ये बी टी अपोन में बी एस क्या होगा, गामा है तो बी एस अपोन में बी टी 1 अपोन गामा हो गया, और ये मेरे पास अल्फा स्क्वायर वी टी, समझ में आया। और ये वहाँ पे सिंपली मैं सी वी लिख सकता हूँ, और फर्दर सोल्व मैं इसको कर सकता हूँ क्या, गामा इंटू सी वी क्या है, क्योंकि मेरे पास क्या होता है
सी पी अपॉन में सी वी इज इक्वल टू गामा है ना, तो सी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी इंटू में गामा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर यदि सोल्व करूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर वी टी अपॉन में ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी पी, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा, जो कि ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो भाई देखो, इसे पॉजिटिव साइन आने का मतलब क्या है, जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है ना इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी, इससे ये साबित होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने जाना क्या जाना, सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, ठीक है ना, और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज़ ग्रेटर देन एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी, ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एट T इज इक्वल टू 0 सी पी टेंड्स टू सी वी। अब यहाँ भी देखो एट T टेंड्स टू 0 यानी एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है ना, बी एस टेंड्स टू पी टी, ठीक है ना। और वाटर के केस में हमने देखा एट 4 डिग्री सेल्सियस सी पी इज इक्वल टू सी वी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी कैन लर्न, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंसिडरिंग एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये रिलेशन डिराइव करो, इसी को हम हीट कैपेसिटी रिलेशन बोलते हैं, हीट कैपेसिटी रिलेशन, ठीक है ना, समझ में आया। तो डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ऐसे पूछेगा तो आपको करना है। दूसरा आपसे ये भी पूछ लेगा प्रूफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहने का मतलब है स्टार्टिंग से, बेसिक से आपको प्रूफ करना है, तो वही हमने किया है। तो सी पी माइनस सी वी और डेल पी अपॉन डेल टी वी और डेल वी अपॉन डेल टी, ये तो हमने प्रूफ किया था, ठीक है ना, समझ में। और ये चीज़ हम कर ही सकते हैं, इस चीज़ को, ये भी हमने किया है, इसी से तो हम इस चीज़ को लेकर आए थे, ठीक है ना। तो सेम इक्वेशन इज देयर बट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। और आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है, कब क्या पूछा गया है और कब कहाँ से क्या प्रोसीड करना है। तीसरा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सारे पूछे गए हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप यूपीएससी फिजिक्स का जो प्रीवियस पेपर है आप उठाइए, ऑप्शन मेंस का ऑप्शनल, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। दूसरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। तीसरा ये है हमारे पास, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, समझ में आया। तो मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।